नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संभल उत्तर प्रदेश में है, बहराइच भी उसी प्रदेश में है। अक्टूबर में बहराइच, नवंबर में संभल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का पता नहीं किस जिले में इस तरह की घटना दोहरा दी जाए। कई बार लगता है कि उत्तर प्रदेश को लंबे समय के लिए सांप्रदायिक माहौल में झोंकने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तय उत्तर प्रदेश को करना है, इसी चक्र में रहना है या निकलना है। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कह रही हैं? क्या यूपी कभी इस पर सोचता है? हमारे सामने भी कम चुनौती नहीं है। हर घटना मन पर गहरा बोझ डालती है। अब कैसे कवर करें, कौन सी नई बात कहें कि लोगों को बात समझ में आ जाए। हिंसा किसी के फायदे में नहीं। हम कितनी लाशों को दिखाएं, कितनों को गिन दें, कितनों के नाम बताएं और घायलों की गिनती बताते रहें। कभी मुजफ्फरनगर, कभी बरेली, कभी संभल, कभी अलीगढ़। इस तरह की घटनाएं और कितनी बार दोहराई जाएंगी समझ नहीं आता है। किसी भी घटना की रिपोर्टिंग या उस पर बनाया गया हमारा ही वीडियो अब अलग नहीं लगता है। लगातार एक वर्ग को अधिकार विहीन किया जा रहा है। सांप्रदायिक नारों और दावों से उनकी ऐसी घेराबंदी कर दी गई है कि किसी तरह तनाव पैदा हो ही जाए, और उसके बाद भी तनाव अगर पैदा नहीं होता है तब फिर कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि हो ही जाता है। अखबारों की रिपोर्टिंग की भाषा डरावनी होती जा रही है। वह एक पक्ष को हमलावर लिखने लग जाता है, एक पक्ष का हौसला बढ़ाने लग जाता है। अखबार भी धर्म की रक्षा के नाम पर राजनीति के इस लंबे प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। वैसे भी जब दिल्ली के बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े चैनलों के मालिक, अखबारों के मालिक झुक गए और मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया, तो जिले का पत्रकार कितना सामना कर सकता है? आखिर जब संभल में पहली बार सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, तो दूसरी बार सर्वे कराने के आदेश दिए गए, तब हिंसा क्यों भड़की? क्यों दोबारा सर्वे के आदेश दिए गए? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए कि जिस दिन याचिका दायर हुई उसी दिन आदेश क्यों हुआ? कई लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19 नवंबर 2024 को स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दायर होती है। लिखा जाता है कि 1526 में मंदिर ढहाकर यहां मस्जिद खड़ी की गई। 8 लोगों ने याचिका दायर की और इसमें ज्ञानवापी मामले में वकील हरिशंकर जैन भी शामिल थे। दावा किया गया कि कल्कि भगवान के सदियों पुराने श्री हरिहर मंदिर का जबरन इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह ऐतिहासिक तथ्य है। इस तरह की बातें कही गई हैं कि कलयुग में कल्कि भगवान यहीं अवतरित होने वाले। यहीं याचिका में यह भी मांग की गई कि याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिले। चंदौसी की जामा मस्जिद एएसआई की संरक्षित इमारतों की सूची में है। याचिकाकर्ताओं ने एएसआई पर भी आरोप लगाया कि उसके पास इमारत का नियंत्रण नहीं। इस याचिका के दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर चंदौसी में सीनियर डिवीजन के सिविल जज आदित्य सिंह ने आदेश जारी कर दिया, एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी और उन्हें मस्जिद में शुरुआती सर्वे करने के लिए कह दिया गया। संभल का जो मामला आपने बताया, पूरा प्रकरण उठा के देखिए कैसे हुआ। मथुरा में सर्वे हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। काशी में सर्वे हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। ये सरकार प्रायोजित हिंसा है, ये साजिश के तहत कराई गई हिंसा है। एक ही घंटे में निर्णय आ जाता है बगैर दूसरे पक्ष को सुने, और एक ही घंटे में सर्वे शुरू हो जाता है। ऐसा किसी आम आदमी के विषय में न्यायालय की कार्रवाई और प्रशासन की कार्रवाई आपने देखी है? तो ये सरकार प्रायोजित हिंसा है। याचिका जिस दिन दायर हुई उसी दिन आदेश आता है, उसी दिन सर्वे शुरू हो जाता है। सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हो भी गया था। हिंसा तब भड़की जब 24 नवंबर को दोबारा सर्वे शुरू हुआ। वीडियो है कि सर्वे की टीम के पीछे पीछे धार्मिक नारे लगाते हुए लोग चल रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। उनके हौसले को देखकर लग रहा है इनका इरादा क्या था। ये कौन लोग थे? क्या ये भी सर्वे की टीम का हिस्सा थे? क्या इनकी कभी जिम्मेदारी या भूमिका तय हो पाएगी? क्या ये लोग भड़काने के आरोपी नहीं हो सकते हैं? लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है, और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करती हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है, और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है? याचिका दायर होने के तुरंत बाद सर्वे का आदेश जारी होता है। संभल में तनाव का माहौल बन जाता है। इसे लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। यह देखने का काम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। मीडिया में सर्वे का आदेश देने वाले जज की टिप्पणी छपी है कि यदि प्रश्नाधीन स्थल के बारे में अदालत के समक्ष
रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो अदालत को मुकदमे का फैसला सुनाने में मदद मिलेगी। इसलिए न्याय के हित में आवेदन 8C को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि सर्वेक्षण के समय नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को पूरी कार्यवाही की मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करानी चाहिए। सर्वे को लेकर निचली अदालतों की भूमिका और आदेशों की इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। संभल में नईम अहमद, नुमान, कैफ, बिलाल अंसारी की हत्या हो गई। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई। संभल के हिंसा में 5 नौजवान मारे गए। कब तक यूपी के नौजवान इस पागलपन की आड़ में मारे जाते रहेंगे? क्या यही इस हिंसा के दोषी थे? इनकी तो जान चली गई हमेशा हमेशा के लिए। पुलिस के लोग भी घायल हैं। इन मामलों में प्रशासन की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कब आपने सुना कि प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो गई? बहराइच में या संभल में या कहीं और? कभी नहीं तय होती है। जिस तरह की रिपोर्ट पढ़ने को मिलती है उससे किसी को भी चिंता होनी चाहिए। अगर प्रशासन भी धार्मिक सांप्रदायिक संगठनों के साथ मिल जाए, एक तरफा कार्रवाई करने लग जाए, उनकी भाषा बोलने लग जाए, तब कुछ भी नहीं बचेगा। तब क्या होगा जब कोर्ट का आदेश, कोर्ट से जारी सर्वे का आदेश प्रशासन और धार्मिक संगठनों के हाथ लग जाएं और हथियार बन जाएं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयानों में प्रशासन की भूमिका पर यूं ही हताशा नहीं झलक रही। राहुल गांधी ने लिखा है, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से ना कोई उम्मीद थी ना है। दुखद है जो घटना हुई। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस अफसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। बुलडोजर का इस्तेमाल भयंकर रूप से होता रहा कई साल तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था देने में कितनी देर लगा दी और जब व्यवस्था देने की बारी आई तो कोर्ट ने यही कहा इसका इस्तेमाल असंवैधानिक तरीके से हो रहा था। क्या सुप्रीम कोर्ट को सर्वे, वैज्ञानिक सर्वे के नाम पर हो रही इस राजनीति का तुरंत संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लेकिन यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ही निचली अदालतों को सर्वे के आदेश जारी करने की हरी झंडी मिल गई है। मस्जिद के नीचे क्या था? 1000 साल की गुलामी, उनकी बढ़ती आबादी, ये सब अंतहीन मुद्दे हैं जो ज्यादातर झूठ की बुनियाद पर खड़े किए जाते हैं। अफसोस की बात है कि इस पूरे मामले में मोहन भागवत के ही बयान को कोट किया जा रहा है। इससे दुखद क्या हो सकता है? तो क्या ये सर्वे के आदेश पर दावा करने वाले, हंगामा करने वाले धार्मिक संगठनों को उनकी परवाह नहीं, या मोहन भागवत का बयान दिखावे के लिए दिया गया जिसका कोई मतलब नहीं? जून 2022 में उन्होंने एक कार्यक्रम में कह दिया, इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है। संभल की हिंसा के बाद से मोहन भागवत का कोई बयान आया? पता कीजिए आया कि नहीं आया। जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है उसमें इतना अंतर है
मोहन भागवत के बयान के बाद भी कभी कुतुब मीनार तो कभी ताजमहल पर दावा ठोक दिया जाता है। ताजमहल का मामला भी बड़ा करने की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। लगातार एक समुदाय को चुनौती दी जाती है, उनके भीतर असुरक्षा का बोध पैदा किया जाता है। मोहन भागवत ने कह दिया, लेकिन इन धार्मिक संगठनों पर कोई असर नहीं पड़ा, जो हर समय अलग अलग शहरों में मस्जिदों पर मंदिर के दावे करते रहते हैं। बीजेपी की सरकार इन संगठनों पर लगाम नहीं लगाती, ना ही इनका मनोबल कमजोर होता है। कभी चुप रहकर, कभी हां में हां मिलाकर इन दावों को बढ़ावा दिया जाता है। मोहन भागवत के बयान के बाद भी आरएसएस का ही स्टैंड इन मुद्दों पर स्पष्ट नहीं है। मोहन भागवत को यह बात क्यों कहनी पड़ रही है, जबकि 1991 का उपासना स्थल कानून साफ साफ नए और पुराने दावों को रद्द करता है। आखिर कितनी मस्जिदों के नीचे क्या है, इसके दावे कब तक होते रहेंगे, सर्वे कब तक होते रहेंगे। उन्हीं जिलों में, यूपी के उन्हीं जिलों में कॉलेजों में कितने टीचर हैं, कितने पढ़ाने लायक टीचर हैं, अस्पतालों में कितने डॉक्टर हैं, इसे लेकर सर्वे की मांग कोई नहीं करता। हमने कितने वीडियो में कहा कि अस्पताल हिंदी प्रदेशों में घटिया हैं, बिना इलाज के लोग सड़कों पर अस्पताल के भीतर मर जाते हैं, स्कूल कॉलेज खराब हैं, ट्यूशन कोचिंग के लिए मजबूर किए जा रहे हैं मां बाप। 15-15 साल स्कूल कॉलेज में बिताकर 2 लाइन पढ़ना नहीं आ रहा है। इस पर जोरदार बहस नहीं होती, लेकिन मस्जिद के नीचे पहले क्या था, सिर्फ एक सवाल से लोगों की आंखों में चमक पैदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार बराबर चाहती है कि उत्तर प्रदेश बर्बाद रहे, वहां हिंसा हो, दंगे हो, फसाद हो, नफरत की भाषा हो, बुलडोजर हो, जैसे यूपी बर्बाद हो। क्यों नहीं जाता अमित शाह का बेटा ऐसे मामलों में? वो तो हजारों करोड़ रुपए का धंधा कर रहा है और हमारे नौजवानों को लगा रखा है धर्म के नाम पे जाओ झगड़ा करो। इसमें कौन बर्बाद हो रहा है? क्या किसी बीजेपी के नेता का लड़का बर्बाद हो रहा है? उत्तर प्रदेश का वो नौजवान जो बेरोजगार है, जिसके हाथ में काम नहीं है, उसके दिमाग में आपने धार्मिक उन्माद पैदा कर रखा है। अभी अडानी के भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, दंगा फसाद करा दिया, चलो उस पर लग जाओ। 100 साल से यह सब चल रहा है। मस्जिद के सामने से निकलने वाली शोभा यात्रा का इतिहास अगर 100 साल से चला आ रहा है, तो सर्वे के नाम पर मस्जिदों पर दावा करने का इतिहास भी उतना ही पुराना है। सर्वे सांप्रदायिकता का नया राजनीतिक और अदालती हथियार है। आप हिंदी अखबारों को निकालकर पढ़िए तो ध्यान से। जब सर्वे का आदेश होता है, तब उन जिलों का माहौल कैसा हो जाता है, कैसी कैसी खबरें छपती हैं। दिन रात इसी की चर्चा होने लग जाती है, पहले मंदिर था अब मस्जिद है। इस राजनीति से किसी गरीब का, किसी मिडिल क्लास का घर अच्छा हो गया क्या? जिनके पास पैसे हैं या लोन ले सकते हैं, वो अपने बच्चों को यहां से अमेरिका भगाने में लगे हैं। अमेरिकी कॉलेजों में भारतीय छात्रों की बाढ़ आ गई है। ये बच्चे क्यों भगाए जा रहे हैं, इसका जवाब खोजकर देखिए तो इन्हीं कारणों में आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे बुलडोजर का जुल्म चलता रहा, राजनीति में उसे नारा बना दिया गया, कानून व्यवस्था का प्रतीक बना दिया गया। एक दिन जब बहुत अति हो गया तो कोर्ट को ही कहना पड़ा असंवैधानिक है। इसलिए सर्वे के नाम पर यह जो हो रहा है, उसे असंवैधानिक कहने में अगर असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट को अब देरी नहीं करनी चाहिए, सर्वे के मामले में तुरंत बोलना चाहिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कारण सर्वे का इस्तेमाल हो रहा है, यह बात अच्छी नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ क्यों ट्विटर पर कानून पर लिखने वाले और कानून के जानकार कह रहे हैं, इनकी अध्यक्षता वाली बेंच के एक आदेश के कारण निचली अदालतों को हरी झंडी मिल गई। उसी से प्रेरणा पाकर निचली अदालतों से सर्वे कराने के आदेश पारित हो रहे हैं। लोगों ने यहां तक लिखा है कि संभल में जो हो रहा है वह पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की विरासत है। हुआ यह कि बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा किया गया और फिर राजनीति शुरू हो गई। वाराणसी की निचली कोर्ट से वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश आए। मस्जिद प्रबंधन समिति इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उस समय के पूर्व चीफ जस्टिस NV रमना ने सर्वे के आदेश पर रोक तो नहीं लगाया, लेकिन इसे तब तक के जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने भेज दिया और वहां इसकी सुनवाई होने लगी। उनके चीफ जस्टिस बनने पर भी सुनवाई जारी रही। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मस्जिद प्रबंधक समिति से कह दिया, आपके लिए हिंदू पक्ष की मांग बेतुकी हो सकती है, फ्रिवलस हो सकती है, मगर वह उनके लिए आस्था का सवाल हो सकता है। चंद्रचूड़ की यह मौखिक टिप्पणी निचली अदालतों के लिए हरी झंडी बन गई, ऐसा लिखा जा रहा है। अब हमें यहां पर 1991 के उपासना स्थल कानून के बारे में भी समझना होगा। यह कानून कहता है कि भारत में अयोध्या को छोड़कर जो भी उपासना के स्थल हैं, किसी भी धर्म के और धर्म के भीतर किसी भी संप्रदाय के, उनका अब कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। अगर कोई दावा करेगा तो देखा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को उस स्थल का कैरेक्टर क्या था, जो था वही रहेगा, उसी के आधार पर तय होगा। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि हर दूसरी मस्जिद को लेकर या किसी भी उपासना के स्थल को लेकर दावे ना होने लग जाएं और देश नफरत की राजनीति के चक्र में ना फंस जाए।
तो जब कैरेक्टर नहीं बदल सकता, देश का ही कानून है, इस कानून की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के आदेश देने वाले फैसले में भी की है, तब ये सर्वे क्यों हो रहे हैं? ठीक है, खुदाई पर रोक लगा दी गई, लेकिन सर्वे के राजनीतिक असर को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सर्वे से पहले, सर्वे के दौरान और उसके बाद वहां क्या था, नीचे क्या था, बगल में क्या था, पीछे क्या था, ऊपर क्या था, इसे लेकर तमाम दावे राजनीति के लिए बारूद का काम करते रहते हैं। एक बार सर्वे होगा तो उस दौरान ही मीडिया में तरह तरह की बातें, दावे छपने लग जाते हैं, तरह तरह से धारणाएं बनाई जाती हैं कि वहां क्या था और क्या होना चाहिए। राजनीतिक संगठनों के लिए माहौल बनाने वाले इन धार्मिक संगठनों को यही चाहिए कि बहस किसी तरह चलती रहे, तनाव होता रहे और नौजवान मर जाएं उसकी चपेट में, इससे किसी को परवाह नहीं। अगस्त 2023 में इस सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने कहा था कि अगर सर्वे की अनुमति दी गई तो 1991 के उपासना स्थल कानून का उल्लंघन होगा। हुजैफा अहमदी ने कोर्ट के सामने कहा कि यह प्रक्रिया ऐसी है कि आप अतीत के घावों को फिर से खोल रहे हैं। जब आप एक सर्वेक्षण शुरू करते हैं तो आप अतीत के घावों को उजागर कर रहे हैं और यह वही चीज है जिसे पूजा स्थल अधिनियम प्रतिबंधित करना चाहता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा भी थे। मूल बात सर्वे की अनुमति को लेकर है। कहा गया कि 1991 के कानून के बाद भी 2003 में बाबरी मस्जिद का सर्वे हुआ, लेकिन 1991 के कानून में अयोध्या को अपवाद किया गया था। उसके अलावा देश के सभी धार्मिक स्थलों पर ऐसे दावों और मुकदमों पर रोक लगा दी गई। जब 15 अगस्त 1947 के दिन जैसा भी था उसे नहीं बदला जा सकता, तब फिर इस तरह के सर्वे के क्या मतलब हैं? ऐसे सर्वे के बाद जो तनाव पैदा होता है, नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ता है, स्कूल बंद होते हैं, शहर में कर्फ्यू लगता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मई 2022 में आया था। इसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, सर्वेक्षण या अध्ययन 1991 कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता। मई 2022 में पहला सर्वेक्षण पूरा हो गया। जुलाई 2023 में वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी हो गया। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, सफलता नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा वैज्ञानिक सर्वे दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। अगस्त 2023 में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाने से मना कर दिया। इस बीच एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सितंबर 2023 में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने मथुरा का मामला आता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने अपनी याचिका में मांग की कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने फैसला लेने का अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट पर छोड़ दिया। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया वैज्ञानिक सर्वे होगा, मगर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी, जो अभी तक लागू है। अब आप देखिए कैसे 1991 के कानून पर ही तरह तरह से टिप्पणियां हो रही हैं, इसकी कमियों का सहारा लिया जा रहा है, हमले हो रहे हैं। दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ की टिप्पणी आती है, किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक कैरेक्टर का फैसला ट्रायल में तय होगा। 1991 के एक्ट में धार्मिक कैरेक्टर को परिभाषित नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा उपासना का स्थल एक ही समय में मस्जिद नहीं और मंदिर नहीं हो सकता, तो तय करना होगा कि या तो वह मस्जिद है या मंदिर है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी के धार्मिक चरित्र का निर्धारण वाराणसी सिविल कोर्ट द्वारा दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों के आलोक में होगा। क्या यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अलग नहीं है? जिस कानून के सहारे इस तरह के विवादों को शांत किया जा रहा है, अब उस कानून को ही विवादित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा लेकिन कैरेक्टर नहीं बदलेगा। यहां हाईकोर्ट का कहना है किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर कोर्ट में तय होगा। फिर 1991 के उपासना स्थल कानून का क्या मतलब और महत्व रह जाता है? अगर दस्तावेजों को लेकर ट्रायल के दौरान तय होने लगेगा तो न जाने ऐसे कितने ही उपासना स्थलों पर दावे कर दिए जाएंगे और देश में दिन भर यही चलता रहेगा। इसलिए इस बात को लेकर सतर्क होने की जरूरत है कि क्या अब आगे की सांप्रदायिक राजनीति के लिए, उसमें प्रशासन का इस्तेमाल करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उपासना स्थल के बारे में भी तुरंत राय दे। 2019 के अयोध्या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की है। कोर्ट ने कहा दो मकसदों को पूरा करने के लिए यह कानून बनाया गया। पहला, किसी भी धार्मिक स्थल के रूपांतरण पर रोक लगा दी गई, यानी अगर वो मस्जिद है तो आप मंदिर नहीं कर सकते, अगर मंदिर है तो मस्जिद नहीं कर सकते। दूसरा, यह साफ कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी उस स्थल का कैरेक्टर है अब नहीं बदलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कानून के सेक्शन 3 में किसी भी धर्म के पूजा स्थल को उसी धर्म के किसी दूसरे संप्रदाय या किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदलने की बात कही गई है। इस संदर्भ में पूजा स्थल या प्लेस ऑफ वर्शिप की सबसे व्यापक परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा सभी धर्मों और संप्रदायों के सभी सार्वजनिक स्थलों को शामिल करती है। कोर्ट ने अयोध्या जजमेंट में कहा है कि यह सकारात्मक दायित्व बनता है कि 15 अगस्त 1947 को जो कैरेक्टर था उसे बरकरार रखा जाए। इसलिए 1991 के कानून में कहा गया, इस मकसद को हासिल करने के लिए इस तरह के मुकदमे भी रद्द किए जाते हैं जो पहले से चल रहे थे और अब आगे मुकदमे नहीं होंगे। जब सब कुछ इतना साफ साफ लिखा है तब फिर सर्वे और मस्जिद के नीचे मंदिर के दावे क्यों हो रहे हैं? दैनिक भास्कर में यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान छपा है। मंत्री जी कह रहे हैं जहां भी कोई विवाद हो रहे हैं वहां पर सर्वे टीम जा रही है और वो अपना काम कर रही है, इससे ऐतराज क्यों किया जाता है? यदि वो लोग सही हैं तो उनको ऐतराज नहीं होना चाहिए, अगर गलत हैं तो छिपाना नहीं चाहिए। जो लोग सरकारी आदेश या न्यायालय के आदेश पर जा रहे हैं उन पर पथराव करने की क्या जरूरत है? बैठकर बात करें। लेकिन सर्वे की टीम के साथ धार्मिक नारे लगाते हुए जो लोग जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो पहले विवाद करो, फिर कोर्ट जाओ, सर्वे का आदेश लाओ, फिर तनाव पैदा हो। जब 1991 के आदेश से किसी स्थल का कैरेक्टर वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था, तब इस विवाद का क्या मतलब है? बैठकर बात करने का क्या मतलब है? अयोध्या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के गृहमंत्री शंकर राव भावराव चौहान को भी कोट किया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि यह कानून किसी उपासना स्थल को जबरन बदलने से रोकने के लिए बनाया गया है ताकि नए विवाद पैदा ना हो, पुराने विवाद जिंदा नहीं किए जाएं जिन्हें लोग अब भूल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इस कानून के पीछे एक उद्देश्य है। यह कानून हमारे देश के इतिहास और भविष्य के बारे में है। इतिहास की गलतियों का सुधार लोग कानून को अपने हाथों में लेकर नहीं कर सकते हैं। पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को संरक्षित कर संसद ने स्पष्ट कर दिया कि इतिहास और उसकी गलतियों का इस्तेमाल वर्तमान और आने वाले भविष्य को कुचलने के लिए नहीं किया जा सकता। दिख रहा है कि अब अगली बहस इस कानून को लेकर होने वाली है। दरअसल मुद्दे खोजे जा रहे हैं ताकि टीवी के सामने लोगों को चकित किया जा सके। उनकी हालत खराब है, आर्थिक हालत, उससे उनका ध्यान हटाना है। अयोध्या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से 1991 के कानून की सराहना की है। फिर सवाल उठता है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस बनने के बाद सर्वे का आदेश देकर अयोध्या जजमेंट में लिखी अपनी ही बात को उलट नहीं दिया। चंद्रचूड़ ने कहा, सर्वेक्षण या अध्ययन करना कानून के तहत इसकी वर्तमान धार्मिक स्थिति को बदलने के बराबर नहीं है। लेकिन संभल से लेकर मथुरा और वाराणसी में सर्वे के आदेश, सर्वे की मांग से क्या अध्ययन हो रहा है? आखिर इन आदेशों के असर में इतिहास नहीं बदल जाएगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? उससे पहले इन दावों को लेकर जो तनाव पैदा हो रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, उन्हें कौन बचाएगा? आज आप सबके सामने लोग कानून हाथ में लेकर इतिहास की गलतियों को ठीक करने के लिए उतर रहे हैं और प्रशासन को इस खेल में आगे किया जा रहा है। कानून का इस्तेमाल हो रहा है। एक समय था जब इस तरह के सांप्रदायिक झगड़ों के समय लोग कोर्ट की कस्में खाते थे कि वहां साबित होने दीजिए। अब कोर्ट से सर्वे के आदेश लेकर आते हैं, मस्जिदों में सर्वे के नाम पर दावे करते हैं और राजनीतिक लड़ाई होती है। राम मंदिर निर्माण का फैसला आया तब सबने कहा आगे अब शांति रहेगी, लेकिन आपने आसपास सर्वे की राजनीति की तरफ नजर उठाइए, भारत आपको वही मिलेगा जहां बाबरी मस्जिद के खिलाफ शुरू हुई राजनीति के समय खड़ा था। कुछ भी नहीं बदला है। नमस्कार, मैं रवि।